हेलो दोस्त, ये पार्ट थर्ड वीडियो है करंट अफेयर्स का। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का जितने भी पेपर हो रहे हैं, पर शिफ्ट का जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उन सभी करंट अफेयर्स का हम लोग एक साथ वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जिन दोस्तों का आगे शिफ्टों में और डे में एग्जाम है, वो लोग इस वीडियो को देख करके अपना करंट अफेयर्स में 4 से 5 नंबर बढ़ा ले। क्योंकि दोस्त क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो साइंस का क्वेश्चन हो या करंट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लगातार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल दिया है। पार्ट 1 में 27 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, और पार्ट 2 में हमने 8 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक वीडियो डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद पार्ट थर्ड देख लीजिएगा, जो इसमें आपको 14 दिसंबर से लेकर के अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उनका आपको इसमें सारे मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात और, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ध्यान रहे दोस्त, मैं आपको बताता चलता हूं कि देखिए ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बता दूं कि 20 पृष्ठ करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, इसमें से करीब आपके 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर जा रहा है, और 8 के करीब में क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से रिपीट कर रहे हैं, या फिर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है उसमें से 8 या 10 उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि सारे करंट अफेयर्स को ले लिया है, और उसके डिस्क्रिप्शन में उसका जितना टॉपिक से सवाल बनेंगे उन सारे सवाल को ले लिया है, ताकि आपको जो है आने वाले एग्जाम में अगर उसके टॉपिक से या डिस्क्रिप्शन से सवाल बने तो आपसे छूटेगा नहीं। और मैं एक बात बता दूं पीडीएफ की, तो दोस्त पीडीएफ, ये जो पीडीएफ हम देख रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा साथी पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से ग्रुप में जुड़ जाइए और पीडीएफ को लोड कर लीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 इसमें से किसे दिया गया। दोस्त ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को, डी गुकेश को मिला शतरंज में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट में, और एक और खिलाड़ी हैं, आई थिंक ध्यान नहीं आ रहा है, मैं मनु भाकर को मिला है आपका शूटिंग में। कुल 4 लोग को मिला है। अब ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन ये है, मनु भाकर तो मिला है, ये चोपड़ा नहीं मिला है, पीवी सिंधु नहीं मिला है, और रोहित शर्मा नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? मनु भाकर। अगला इसमें थोड़ा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। मनु भाकर को निशानेबाजी में, डी के शतरंज में, हरप्रीत सिंह को हॉकी में, और प्रवीण कुमार को पैरा जंपिंग अर्थात पैरा एथलीट में मिला है। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब देखिए क्वेश्चन पद्म पुरस्कार से पूछने लगा, तो पद्म पुरस्कार के बारे में हम पूरा जानेंगे। देखिए ऑप्शन आया था 138, 139, और सी ऑप्शन 132, और डी ऑप्शन था 140। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 प्रकार के पुरस्कार होता है, से सम्मानित किया गया है। देखिए पद्म 7 लोगों को पद्म विभूषण से दिया गया है, और 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, और 113 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इस चीजों को ध्यान रखना है। इन चीजों को क्या है ये, तो पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी या एनआरएफ या पीआईओ या ओसीआई से जुड़े हुए हैं। खास देखिएगा 10 विदेशी को मिला है, और 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। और जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर वी नारायणन, ए सोमनाथ, के शिवन और एएस किरण कुमार। मैं बता दूं कि 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायणन को 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उनसे पहले कौन थे? ए सोमनाथ थे। ठीक है, अगला मैं प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अजय वारियर 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। देखिए दोस्त, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ, कहां हुआ और कौन सा संस्करण है। देशों के बीच का नाम पूछ रहा है, किन किन देशों के बीच है, कहां हुआ है और कौन सा संस्करण है, और किस मंथ में हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन में बात कर लूं, बी ऑप्शन है रसिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो बता दूं कि यूके के
यूके है ना, भारत और यूके के बीच अर्थात यूके बोलते ब्रिटेन के बीच अजय वारियर युद्धाभ्यास हुआ है। संस्करण का हुआ है 8वां है, ठीक है। और कब हुआ है? तो 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक ये अभ्यास हुआ है। अब देखते हैं कहाँ हुआ है, मैं बोला ना कहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है युद्धाभ्यास से। तो देखिए ये हुआ है फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान भारत में। कहाँ हुआ है? राजस्थान भारत में हुआ है। और देखिए भारतीय सेना शामिल हुई है, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के जवान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश सेना के 4th लाइट ब्रिगेड के 2nd बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स 2RGR इसमें शामिल हुए। भारत में सिख रेजिमेंट, और अगर ब्रिटेन की सेना की बात करें तो 4th लाइट ब्रिगेड 2nd बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स 2RGR के बटालियन इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और सामरिक दक्षता और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना। अगला क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक। दोस्त भ्रष्टाचार सूचकांक मैं बताऊं तो मेरे गिनती में तो 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। इस कारण से आप इस भ्रष्टाचार सूचकांक के बारे में पढ़िएगा। सूचकांक कोई भी हो, सूचकांक पूछे जा रहे हैं, खास भ्रष्टाचार सूचकांक ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो सूचकांक में आपको याद रखना है कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत का स्कोर कितना है, प्रथम स्थान पे कौन देश है और अंतिम स्थान पे कौन देश है, और उनका रैंकिंग कितना उन्हें नंबर मिला है, ठीक है। तो भारत का स्थान पूछा है, तो देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और 180 देशों में 96 स्थान भारत का है और पहली बार जो भारत है टॉप 100 में शामिल हुआ है। और मैं बता दूं कि 38 इससे पॉइंट मिले हैं। इसका भारत का स्कोर की बात करें तो 38 स्कोर है, ठीक है। प्रथम स्थान बात करें तो डेनमार्क है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर सिंगापुर है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंक 135 है, बांग्लादेश 149 है और श्रीलंका 121 है। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, शायद जो मेरा पार्ट 2 का वीडियो आया है, जो इससे पहले जो दोस्त नहीं देखे हैं पार्ट 2 का वीडियो वो जाकर देख ले, जिसमें मैंने 8 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक का जितने भी ग्रुप बी में आए करंट अफेयर से करा दिया है, ठीक है। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2025 में रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन ला कोसम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन था आपके आए थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। क्या आंसर होगा? तेलंगाना। तो देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें आपको 1 लाख तक की राशि दी जाएगी आपको रोजगार करने के लिए। शुरू करने की तिथि सितंबर 2025 के आसपास ये शुरू की गई थी। अच्छा, अन्य योजना, इसी के साथ इंदिरम्मा अल्पसंख्यक महिला योजना भी शुरू की गई है तेलंगाना में ही, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्त एक क्वेश्चन आ रहा है स्थापना दिवस से, जो भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपना स्थापना दिवस मना रहा है तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। 80वां स्थापना दिवस ऑप्शन आया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, सी है संयुक्त राष्ट्र संगठन और डी है नाटो। मैं बता दूं कि 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी कारण हर वर्ष 26 जून को यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये 2025 में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर मैं बात करूं यूएनओ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, तो यूएनओ का उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है और मानवाधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस आईआईटी से साझेदारी की है? तो दिल्ली मेट्रो है वो अपना अंडरग्राउंड बनाना चाहती है, तो वो किस आईआईटी से साझेदारी की है? आपके ऑप्शन में आए थे आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी हैदराबाद, सी है आईआईटी बॉम्बे और डी है आईआईटी कानपुर। ये डी है दोस्त। देखते हैं इसका राइट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। नवंबर 2025 में डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आईआईटी दिल्ली के साथ फाउंडेशन फॉर
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अटल इनोवेशन सेंटर, अच्छा इनक्यूबेशन सेंटर के साथ एक MOU पर साइन किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य है अंडरग्राउंड सुरंग से सीधे जुड़ी शोध एवं नवाचार गतिविधियों, शहरी मोबिलिटी समाधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, जैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा संचालन सिस्टम और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तकनीक आदि पर काम करना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मई 2025 में न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत के कितने साल के अनुभव को फिर से अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन मैं वीडियो नंबर पार्ट 2 में कराया हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है 1 साल, 3 साल, 5 साल और डी है 7 साल। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को यह निर्णय बहाल किया कि न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों जैसे सिविल जज, जूनियर डिवीजन के जज के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 वर्ष तक का वकील के रूप में कानूनी अभ्यास होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्यायपालिका में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास प्रत्यक्ष कोर्ट रूम अनुभव हो। यह नियम पहले के 2002 के फैसले को उलटता है, जिसमें ताजा विधि स्नातकों को सीधे भर्ती अनुमति देती थी। मतलब पहले क्या था, यह स्नातक अगर आप किए हैं विधि से, कानूनी जो एक सब्जेक्ट आता है, कानून सब्जेक्ट आता है, विधि का सब्जेक्ट, तो आप डायरेक्ट उसमें फॉर्म भर सकते हैं और उसमें बहाल हो सकते हैं, लेकिन उसे बदल दिया गया है। नियमावली बहाली, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारतीय संघ मामले में यह फैसला सुनाया। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि ये किस किस के बीच फैसला था, किसके बीच ये बहस हुआ था? तो अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारतीय संघ, जिसमें निचली न्यायपालिका में जज बनने के लिए न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर कई अवधि की रणनीतिक साझेदारी के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किस अवधि की? तो अवधि पूछा है कितने साल के लिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो मैं आपको बता दूं कि रूस और ईरान ने 17 जनवरी 2025 को मॉस्को में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में गहरा सहयोग शामिल है। यह समझौता 20 साल की अवधि के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, ऊर्जा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस कनाडाई स्विमर ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा? माइकल फेल्प्स दोस्तों तैराक के सबसे, समझिए कि सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक कनाडाई तैराक ने। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिया था समर मैकिंटोश, केटी लेडेकी, एम्मा मैककेओन और एरियाने टिटमस। तो मैं बता दूं कि आपका राइट आंसर होगा समर मैकिंटोश। क्या आंसर होगा? समर मैकिंटोश। लेकिन दोस्त ऐसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि हम इस करंट अफेयर्स का सीरीज इसलिए ला रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 20 में से करीब 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको साफ हवा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे करंट अफेयर्स है ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम पढ़ क्या करेंगे, बेकार होगा। लेकिन जो TCS है ना, ये ऐसे ही करंट अफेयर्स 5-7 पूछ रहे हैं 20 में से, आपको छोड़ने के लिए पूछ रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है और रिपीट क्वेश्चन करीब आपके 7 से 8 कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से रिपीट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर रिपीट करेंगे तो ये तो आपको याद होता नहीं है। लेकिन अगर मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट मार के आ जाइएगा एग्जाम से पहले। मान लिया आपका कल एग्जाम है तो आज इसे सारे वीडियो को देख लीजिए, सारे करंट अफेयर्स को देख लीजिए। अगर उसमें से 4 से 5 दोस्त करंट अफेयर्स ऐसे आ गए जो आपको याद नहीं थे और नाम टेढ़े थे और काफी मतलब कि सोच से परे थे और वो क्वेश्चन रिपीट कर गए, तो आपको 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये आपका मेरिट में बहुत ज़्यादा काम देगा और हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सीरीज के रूप में। चलिए, अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे कोई पैसा नहीं लगता है। खैर, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान। देखिए फिर इंडेक्स पूछा दिया ना, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान बात करें, ऑप्शन दिया है
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए दोस्त, भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद आता है। ठीक है, 1 पे कौन है? अमेरिका, 2 पे कौन है? चाइना, और 3 पे कौन है? अपना भारत। देखिए भारत के प्रमुख शहरों में बेंगलुरु शीर्ष पर है, ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्त। देखिए यूनिकॉर्न में भारत 3 पर है पूरे विश्व में, और भारत में कौन टॉप पे है? तो बेंगलुरु। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैं आज बोल रहा हूं, देखिएगा एक दिन आएगा, मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। जो वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान पर है, अगर विश्व के स्तर बात करें बेंगलुरु का, तो 7वां स्थान रखता है। मुंबई 22वें स्थान पर है, और गुरुग्राम 6वें स्थान पर है। 2 पर भारत मुंबई है, और 3 पर गुरुग्राम है। प्रमुख भारतीय यूनिकॉर्न जुरोधा ड्रीम 11 और रोजर पे, जो सभी $7.5 बिलियन या उससे अधिक मूल्यांकन के साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस 2025 का थीम क्या है? दोस्त डे एवं थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैंने डे एवं थीम का वीडियो मैंने बना रखा है, जो करीब 20 मिनट का है, और दोस्त उसी से सारा जो है आपका डे एवं थीम लड़ जा रहा है। इस कारण से आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, और मैंने इससे पहले 2 और वीडियो करंट अफेयर्स बना रखा है, उससे भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय और समानता, बी है नागरिक सशक्तिकरण और पारदर्शी प्रशासन, ऑप्शन सी है नवीन तकनीक और डिजिटीकरण, और ऑप्शन डी है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा सशक्त शासन, सशक्त राष्ट्र विकसित @ 2047। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका आधिकारिक थीम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में 42,000 करोड़ की लागत से किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो मैं बता दूं कि ऑप्शन में आपके आए थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ऑप्शन का सी आया था पीएम धन धान कृषि योजना, और डी आया था आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो देखिए अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 42,000 करोड़ की लागत वाली पीएम धन धान कृषि योजना लॉन्च की। कौन सी लॉन्च की? पीएम धन धान कृषि योजना। पूछेगा किस मंथ में लॉन्च की गई? तो अक्टूबर मंथ में लॉन्च की गई। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, सिंचाई एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है, जिससे उसकी आय में अस्थायी वृद्धि हो सके। अगला क्वेश्चन में बात करूं तो अमन सहरावत किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन में आए थे मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, जूडो। तो देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर होगा कुश्ती। अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अच्छा इनका नाम आखिर पूछा क्यों गया? तो देखिए ये जो है पेरिस 2024, जो पेरिस ओलंपिक है 2024 में 57 किलो के फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, और अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इस कारण से इनका नाम आया है, और एशियाई चैंपियन और एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक इन्होंने जीता है, या इसका मतलब लगातार इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, इस कारण से इनका नाम करंट अफेयर्स में बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2025 में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका मतलब देश और उसके प्रमुख जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, उससे भी क्वेश्चन आ गया है दोस्त, देखने को मिला, पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला है। इसका मतलब देश और उसके नए, अगर किसी देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते उसको याद कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका आया था आंद्रे वेंचुरा, लुइस कोस्टा, लुइस मोंटेग्रो, और डी ऑप्शन था पेड्रो नूनो सैंटोस। इसका राइट आंसर होगा लुइस मोंटेग्रो। क्या होगा? लुइस मोंटेग्रो। लुइस मोंटेग्रो सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता हैं, और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक्स अलायंस के तहत चुनाव में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश आज देख ही रहे हैं क्या स्थिति है।
भारत सरकार ने बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों और रस्सियां के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। खासकर भूमि मार्गों के माध्यम से होने वाले आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ठीक है, बस इतना ही जानना आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? ऑप्शन आपके था अनिरुद्ध थापा, गुरप्रीत सिंह संधू, ऑप्शन सी था सुभाषिष बोस और ऑप्शन डी था वाईचुंग भूटिया। तो मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट किया है। आप ना हो गए तो मेरा जो मैं पीछे वीडियो बनाया हूं आपके ऊपर जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। आप खुद पार्ट 1 देख के आए होंगे, पार्ट 2 देख के आए होंगे, तब उसमें क्वेश्चन आपको रिपीट मिला होगा। ये पार्ट 1 में ही क्वेश्चन आया हुआ था, जो रिपीट क्वेश्चन है ये, और पार्ट 3 ये बन रहा है। देखिए फिर इसमें रिपीट क्वेश्चन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सुभाषिष बोस को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और एक सेकेंड, और यह सम्मान जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में 2 मई 2025 को आयोजित AIFF अवार्ड समारोह के दौरान दिया गया, जहां बोस की मोहन बगान सुपर ज्वाइंट टीम के योगदान और प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन बात करूं, अगला क्वेश्चन है, संसद में पेश बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानित कितना प्रतिशत है? ये भी क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला राजकोषीय घाटा से। ठीक है, हो सकता है मुझे ध्यान में नहीं हो, लेकिन मुझे तो पहली बार मिला है। संसद में जो बजट पेश हुआ है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना परसेंट है? आपके एग्जाम में ऑप्शन आए थे 3.5%, 4%, 4.4% और 4.9%। तो मैं आपको बता दूं कि संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.4% रखा है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से उधार छोड़कर अधिक हो जाता है। यह संकेत देता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कमाने से ज्यादा खर्चा हो गया, जितना खर्चा होगा तो भाई उधार लेना पड़ेगा ना, वही बात है। अच्छा, 2025-26 के लिए यह लक्ष्य 2024-25 के संशोधित अनुमानित 4.8 ऑफ GDP का मतलब 2024-25 के बारे में बात करूं तो GDP का 4.8% घाटा था राजकोषीय घाटा, अब कितना हो गया है 4.4%। अगला क्वेश्चन बात करूं तो एशियाई शीतकालीन खेल जो चाइना के किस शहर में आयोजित किया गया है जो 25 में हुआ है? ऑप्शन है बीजिंग, संघाई, हार्बिन और गवांगझोउ। तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस ये डिस्क्रिप्शन से रिपीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था लेकिन ये डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन के हार्बिन शहर में किया गया और 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेल है ये इसका आयोजन 7 फरवरी से 14 फरवरी तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो देखिए दोस्त, आपके ऑप्शन था प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ऑप्शन बी में था अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी में था ई श्रम कार्ड योजना और डी में है अटल पेंशन योजना। तो देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की है। यह किफायती बीमा योजना है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने E0 FIR सिस्टम लॉन्च किया जो कितने रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करने पर तुरंत एक ऑटोमेटिक FIR में बदल देता है। तो इसका ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख। तो राइट आंसर दोस्त होगा आपका 10 लाख। देखिए, भारत सरकार ने E0 FIR नामक नई डिजिटल प्रणाली लॉन्च की है जिससे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज की गई साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों जो 10 लाख से अधिक की वित्तीय नुकसान से संबंधित है जो स्वतः FIR में बदल जाती है। आप इसे ध्यान रखिएगा।
यह पहल तेज और प्रभावी जांच के लिए डिजाइन की गई है ताकि साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके और पीड़ितों को न्याय जल्द से जल्द दिलाया जा सके। बस वही है। अगला देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए AI वायर्स असिस्टेंट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिया था गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी दिया था IBM। तो मार्च 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने ड्रैगन कॉपिलॉट नामक AI आधारित वॉयस असिस्टेंट को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लॉन्च किया है और ये टूल डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को क्लिनिकल नोट्स तैयार करने, डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेशन और वायर टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात का साइबर FIR पोर्टल का नाम क्या है? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन है E0 FIR पोर्टल, बी है प्रगति पोर्टल, सी है तेरा तुझको अपना पोर्टल, अर्पण पोर्टल और डी है गुजरात साइबर क्राइम डॉट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए दोस्त, गुजरात सरकार ने हाल ही में साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल नाम से एक साइबर FIR या साइबर शिकायत सहायता पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। यह विशेष रूप से साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को रिफंड और शिकायत समाधान में सहायता प्रदान करता है। इस पोर्टल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के खिलाफ शिकायत को तेजी से निपटाना और पीड़ितों को ऑनलाइन सुविधा देना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आई प्रगति नाम का एक अन्य पोर्टल भी शुरू किया गया, लेकिन यह मुख्यतः FIR प्रक्रिया की स्थिति और प्रगति के अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछ लिया है, और आपका आई प्रगति पोर्टल भी पूछ सकता है, क्योंकि ये FIR जो हो जाएगा ना, उस FIR की स्थिति क्या है इसका अपडेट देने के लिए आई प्रगति पोर्टल है। दोस्त, आपका जो ये PDF है, ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल शिक्षा साथी पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बर्निहाट। तो मैं बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। बर्निहाट असम मेघालय सीमा पर स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। इस कारण से सबसे ज्यादा अगर प्रदूषित कोई है तो क्या है? बर्निहाट। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 महिला फुटबॉल अवार्ड में गेम चेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है एलेसिया रूसो, लॉरेन जेम्स, सी ऑप्शन है अनीता असांते और डी ऑप्शन है कीरा वाल्स। तो देखिए दोस्त, वुमेन फुटबॉल अवार्ड 2025 में अनीता असांते को गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने महिला फुटबॉल के विकास, समानता, समावेश और सकारात्मक बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो भारतीय खान ब्यूरो को हाल ही में ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है रजत पुरस्कार, स्वर्ण पुरस्कार, सी है जूरी पुरस्कार और डी है उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय खान ब्यूरो को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया? दोस्त मत कहिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोग को मिला है, लेकिन इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट कर रही है। देखिए फिर पूछ दिया हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है। भाई हम लोग जान रहे हैं इसका क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए दोस्त 4 लोग को मिला है, पहला है हरमनप्रीत सिंह, दूसरा है डी गुकेश और तीसरा मैं बात करूं तो आपके मनु भाकर है शूटिंग से, और चौथा है पैरा जंपिंग, पैरा एथलीट कह सकते हैं आपका प्रवीण कुमार। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन।
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खैर वो तो मैं बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 जून 2025 को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट कर गया। ये मेरा जो पार्ट 2 वीडियो है करंट अफेयर्स मैराथन का, जो मैंने प्रीवियस जो ग्रुप डी में आ रहे हैं वो कराए हैं, उसका जाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर वीडियो देखा हो तो आपको ध्यान होगा। देखते हैं। 1 जून 2025 को राजीव मेमानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं बात करूं तो CII के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इन्होंने, और पदभार संभाला है, और संजीव पुरी का स्थान इन्होंने ले लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहां हुआ है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है पुणे, और डी है अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। दोस्त क्वेश्चन रिपीट इसलिए करेगा ना, कहां से क्वेश्चन पूछेगा? 2025 का अधिकतर क्वेश्चन पूछ ही रहा है, और इतना शिफ्ट में इतना दिन में एग्जाम है, तो दोस्त इतना मान लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट करेंगे। और देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब तो हमें लग रहा है 20 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर जा रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें से 20 पुरुष और 19 महिला टीम ने भाग लिया, और भारत ने दोनों वर्ग में खिताब जीत लिया है। और 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी की इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ है, ये वही रिपीट है ये। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में, और ध्यान रहे किसको हराया है, ये मैं कराया था, पिछले जो क्वेश्चन आया था उसमें कराया था, नेपाल को हराया। ठीक है, और दोनों बार नेपाल को, पुरुष टीम और महिला टीम, दोनों टीम नेपाल को ही हराई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 2025 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति पहल शुरू की है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, और ऑप्शन है बिहार। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन रिपीट है, आप मेरा पार्ट 2 जो वीडियो आया है वो भी उसमें जाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है। प्रमुख विशेषता यह है कि 45 दिनों में स्वीकृति नहीं मिलने पर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल के जरिए स्वचालित मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, किस योजना के तहत? उद्योग क्रांति पहल के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2025 में फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? ऑप्शन है प्रवण वेंकटेश, डोमाराजू गुकेश, जिसको कहते हैं डी गुकेश, निहाल सरीन, और डी है आर प्रज्ञानंद। क्वेश्चन दोस्त ये क्वेश्चन ये भी रिपीट है। आप ये आप जान के बोल रहे हो कि रिपीट है, दोस्त नहीं, ये साक्षात प्रमाण है। आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आइए, अगर आपको रिपीट नहीं मिलेंगे तो कहिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, और जहां तक हमें ध्यान है मैं पार्ट 2 में ही कराया हूं। इसलिए मैं दोस्त बोल रहा हूं कि आप अपने एग्जाम से पहले जो मैं जितना भी मैं करंट अफेयर्स का डाल रहा हूं वीडियो, सारे देख के जाइए। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ना हो तो इसका जो PDF है, आप PDF मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उस PDF से पढ़ लीजिए, अगर आपसे वीडियो पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और इन्हीं 1-2 प्रश्न जो है दोस्त आपका मेरिट बना देगा। ठीक है, चलिए तो मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा प्रवण वेंकटेश, जो चेन्नई के हैं। प्रवण इस किताब को जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन आया था कि कौन से भारतीय हैं, तो मैंने बोला था चौथे भारतीय हैं। ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से रिपीट हुआ है। ठीक है, और वहां पे शायद क्वेश्चन था कि जो प्रवण जीते हैं वो कौन से भारतीय बने, तो चौथे भारतीय बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें आया था। अगर महिला विजेता की मैं बात करूं तो एना सुखमन है। ठीक है, और रूस की हैं। और 43वां संस्करण था, जो 23 फरवरी से 8 मार्च तक मोंटेग्रो के पेट्रोवॉक में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट इंडिया है। विजन इंडिया @2047 योजना की तैयारी की जिम्मेवारी किस संस्था को दी गई है? ऑप्शन यहां देख लेते हैं, नीति आयोग, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है वित्त आयोग, और डी है योजना आयोग। तो देखिए दोस्त, विजन इंडिया 2047 का उद्देश्य भारत को उसकी आज़ादी के 100 वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दीर्घकालिक रोड मैप की तैयारी की जिम्मेवारी नीति आयोग को सौंप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुमो चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई है? आपका ऑप्शन है जापान, थाईलैंड,
ऑप्शन सी है अमेरिका और डी है अजरबैजान। तो मैं आपको बता दूं कि 13 से 14 सितंबर 2025 को बैंकॉक के थाईलैंड में ये विश्व सुमो चैंपियनशिप खेल आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आईआईटी मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन आया था अग्निशोध, अग्निपथ, अग्निवीर और डी है अग्नि रक्षा। तो बता दूं कि भारतीय सेना और आईआईटी मद्रास ने मिलकर अग्निशोध नामक सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ नामक एक शोध केंद्र शुरू किया है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में हुआ है, जिसका लक्ष्य रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर लाना और प्रयोगशाला स्तर में नवाचारों को व्यवहारिक समाधानों में बदलना, खासकर साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं मानव रहित प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पराबैंगनी तकनीक की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किस आईआईटी को निर्देशित किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी है आईआईटी रुड़की। तो देखिए दोस्त, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपयोग की जा रही अल्ट्रावायलेट तकनीक की वास्तविक प्रभावशीलता की वैज्ञानिक आकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली को अध्ययन करने का निर्देश दिया है। यह कदम अपशिष्ट जल उपचार की गुणवत्ता सुधारने और नदियों में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो क्वेश्चन आया था बक्सी कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन है भारतीय नौसेना अकादमी, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर पुलिस, ऑप्शन डी सी है यंग हीरोज एफसी और ऑप्शन डी है आरएस पूरा एफसी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना अकादमी। उप विजेता रहा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में आयोजित विश्व खाद्य दिवस का मुख्य थीम क्या है? 16 अक्टूबर 2024 को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है और खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसके द्वारा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। और इसकी थीम की मैं बात करूं तो बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार विश्व खाद्य दिवस का थीम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करूं तो वक्फ अमेंडमेंट 2025 के तहत जब तक महिला को उसका शेयर नहीं मिल जाता, क्या नहीं किया है? ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि जो वक्फ अमेंडमेंट था, जो बिल था, उसमें जब तक महिला को, मतलब घर की कोई महिला है, वो घर की बेटी हो या बहू हो, ठीक है सॉरी जब तक उसका शेयर अर्थात उसमें का जो हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक नहीं किया जा सकता। क्या? तो देखिए दोस्त, अगर घर की कोई बेटी है या कोई घर में कोई विधवा घर में कोई हो गई तो उसको भी अधिकार होता है ना घर की संपत्ति में। तो जब तक उसको संपत्ति, उसके हिस्से की संपत्ति उसे नहीं मिल जाएगी, तब तक उस संपत्ति को जो वक्फ संगठन है उसे सौंपा नहीं दिया जाएगा, मतलब वक्फ संगठन में दान नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं बार बार ये बात को बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से पीडीएफ लोड कीजिए और उसके बाद जो है आप इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिए या फिर वीडियो को 1.5 गुना पर करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 29.6 लाख का जुर्माना किस पेमेंट बैंक पर लगाया है? इसका राइट आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 पारा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लंदन, जो और सी ऑप्शन है टोक्यो, डी ऑप्शन है पेरिस। मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। भारत में आयोजित की गई है, जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई है और 12वां इसका संस्करण रहा है। ब्राजील ने कुल 44 पदकों के साथ एक नंबर पर रहा है, स्वर्ण पदक 15 जीते हैं, रजत 20 और कांस्य 9। चाइना दूसरे स्थान पर रहा है, जो कुल 55 पदक जीता है, जिसमें 13 स्वर्ण है। भले पदक ज्यादा है लेकिन स्वर्ण पदक इसका 15, इस कांस्य ब्राजील 1 पर है और चाइना 2 पर है। और अगर मैं भारत की मैं बात करूं तो 22 पदक जीत करके भारत 16 स्वर्ण
9 रजत और 17 कांस्य के साथ तालिका में 10वें स्थान पर रहा है। दोस्त मैं एक बात बताता हूँ, भारत में जितने भी खेल का आयोजन हुआ है, भले कितना भी खराब खेल हो, जो बहुत मतलब एग्जाम में ना आने का चांस हो, फिर भी उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि टीसीएस उसी का तो फायदा उठा रहा है। ठीक है, कि जो बच्चे नहीं पढ़ के आ रहे वही क्वेश्चन पूछ रहा है और एक फायदा कर दे रहा है, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दे रहा है। इस कारण से वीडियो पढ़ लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त सब्सक्राइब करना पैसा नहीं लगता है, हमें सपोर्ट कीजिए, आपके ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है थोड़ा बहुत मेरे लिए करने का। ठीक है, खैर आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। ठीक है, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया है। दोस्त किस क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया गया, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। बजट से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए बजट को आराम से और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन है 75,000 करोड़, बी ऑप्शन 99,858.56 करोड़ और सी ऑप्शन है 1,25,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 50,000 करोड़। तो देखिए दोस्त, 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग 99,859 करोड़, करीब 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत PMJAY के लिए 9,406 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,227 करोड़ रुपए शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, INS तमाल भारत को किस देश ने दिया है। ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रसिया, यूके। तो देखिए दोस्त, INS तमाल एक तलवार श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे रूस ने भारत को दिया है। INS तमाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तमाल नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार से आया है और जहाज के चालक दल, जिसे द ग्रेट बियर्स कहा जाता है, भारतीय और रूसी संस्कृति के मिशन को दर्शाता है। युद्धपोत की कमान कैप्टन श्रीधर टाटा के पास है, जो तोपखाने और मिसाइल युद्ध के विशेषज्ञ हैं। इसे कौन चला रहा है? श्रीधर टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है? अर्थात मैं बात करूं, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? ऑप्शन है साहित्य और शिक्षा, बी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सी है चिकित्सा और डी है सामाजिक कार्य। इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के असाधारण योगदान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया कि मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन है नई दिल्ली भारत में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और बेंगलुरु कर्नाटका में और डी ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र में। आप खुद बताइए क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं, क्योंकि ये मैं बताता रहा हूँ 27 या 28 नवंबर के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी महोत्सव में या फिर किसी भी आयोजन में एक साथ बहुत लोगों ने भाग लिया, भाग लेकर के विश्व रिकॉर्ड बना दिया। वो कौन सा आयोजन था? योग दिवस। ऐसा क्वेश्चन करके आया था ना। देखिए, तो उसी का ये क्वेश्चन रिपीट कहा जाएगा, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन से रिपीट किया गया कि हम उसे पढ़ाए थे आपको कि ये योग दिवस आंध्र प्रदेश में हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। उसी से क्वेश्चन मिल गया है, तो क्वेश्चन आपके रिपीट है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्त, इस वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की योजना योग, ये भी आया थीम। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये भी थीम एग्जाम आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन रिपीट करेगा और फिर देखिए रिपीट किया भी था और मैं डिस्क्रिप्शन में ले आया हूं, तो रिपीट करेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? दोस्त, बिहार विधानसभा में मुझे पहली बार टीसीएस के एग्जाम में, खास ग्रुप डी के एग्जाम में पहली बार ये प्रश्न देखने को मिला, अर्थात बिहार विधानसभा से भी अब टच करने लगा। तो बिहार विधानसभा के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बीजेपी को सीट कितनी मिली? 89, 75, 101, 110। दो सीधा राइट आंसर होगा 89, क्योंकि 89 बीजेपी को मिली थी और आरजेडी नहीं, क्या बोलते उसको, जेडीयू को। दोनों फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी थी बीजेपी और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? ये जेडीयू। थोड़ा देख लेते इसके बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में
बिहार के 5 बड़े राजनीतिक दल, पहले स्थान पर रहा बीजेपी 79 सीट, जेडीयू 85 सीट और राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट। लालू जी की पार्टी है ये, एकदम गिरा दिलासन। खैर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीट, जिसका चिराग पासवान प्रमुख है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे कहते हैं कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, उसको 6 सीट मिला है। ठीक है, काफी इसका स्तर गिर गया। खैर, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है? ऑप्शन है PSLV C-58, GSLV F-15, सी है SSLV D2 और डी ऑप्शन है LVM-3। तो देखिए दोस्त, वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए GSLV F-15 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है। इस मिशन में NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। अगर आपको ध्यान हो तो इसके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पार्ट 2 का जो करंट अफेयर से उसके डिस्क्रिप्शन से रिपीट किया हुआ है। आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, आपका PDF हमारे ग्रुप पर है, आप उस PDF को ही निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इस कारण से आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके आने वाले एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना ने अपना नया के वीजा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है? चाइना जो है के वीजा शुरू किया है, किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है? ऑप्शन है पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा और समान छात्र क्षेत्र, उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभा क्षेत्र, और डी ऑप्शन है खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्षेत्र। देखिए दोस्त, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है ये वीजा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति लगभग कितनी है? तो ऑप्शन आया है 28.5 करोड़, 28.5 लाख करोड़, 31 लाख करोड़, 34.9 लाख करोड़, और डी ऑप्शन है आपके 40 लाख करोड़। तो देखिए दोस्त, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार की राजस्व प्राप्ति ऋण को छोड़कर लगभग 34.9 लाख करोड़ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की वैश्विक रैंक क्या है? वायु गुणवत्ता के अनुसार भारत की विश्व में रैंक क्या है? तो दोस्त, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इंडेक्स पढ़ के जाइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा पांचवा सबसे प्रदूषित देश के रूप में माना जा रहा है। चार्ड प्रथम स्थान पे बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पे कांगो, चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर अपना भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो 24-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना टन हुआ है? ऑप्शन आप कितने आए थे देख लेते हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल लगभग 195 लाख टन मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया है, जो देश के मत्स्य उत्पादन का एक रिकॉर्ड स्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है? अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम दिया है, छांटना है कौन मुख्यमंत्री वर्तमान में नहीं। ऑप्शन है भजनलाल शर्मा, ये तो है राजस्थान के। हेमंत बिश्व शर्मा, भैया ये तो इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा आदमी बोलते रहता है। खैर, सी है आपके चंद्रबाबू नायडू, ये भी है। चंद्रकांत शेखर, तो चंद्रकांत, अच्छा ऑप्शन क्या है? अच्छा, ये ठीक, चंद्रकांत शेखर नहीं है, पूछा है कि कौन नहीं है, तो ऊपर 3 को है ना। भजनलाल शर्मा और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये कहना ही नहीं है, इस बारे में कितना बोला जा रहा है, आसाम के हैं। सी चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन डी पे है ना चंद्रकांत शेखर, ये मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा देखते हैं। चंद्रकांत शेखर वर्तमान में किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें किसी राज्य का सीएम नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। देखिए दोस्त, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू कर दिया। मतलब फेस से आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप ही हैं कि नहीं, आप उस परिवार के हैं कि नहीं, और तभी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य जिन्होंने पुलिस बल, कांस्टेबल और अधिकारी स्तर दोनों और जिला न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा पूरा किया है? तो देखिए दोस्त, आपके ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है केरल। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उच्च न्यायालय स्तर पर 33% महिला न्यायाधीशों की उच्चतम हिस्सेदारी किन दो राज्यों में है? तो देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार सिक्किम और तेलंगाना में उच्च न्यायालय स्तर पर महिला न्यायाधीशों की उच्चतम हिस्सेदारी है, जो 33% दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? अभी तक प्रेस इंडेक्स जो है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा था, पूछने को मिल गया हमें। पहला है 142, दूसरा है 151, तीसरा है 159 और चौथा है 126। तो देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर होगा 151। 180 देशों में भारत का रैंक 151 है और भारत का स्कोर 32.96 है। देखिए, अगर प्रेस इंडेक्स से क्वेश्चन आया हुआ पहली बार, तो इसका अगली बार जो क्वेश्चन अगर प्रेस इंडेक्स से पूछेगा तो भारत का स्कोर पूछेगा। भारत का स्कोर ध्यान रखिएगा, पूछेगा। मैं आपको अपने करंट अफेयर्स में कराऊंगा, इसलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। तो 24 में 159वें स्थान पर था, जो 8 स्थान ऊपर था। 8 स्थान में उससे फायदा हुआ है भारत को, और स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर नहीं, बहुत गंभीर है, वेरी पुअर। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। पड़ोसी देश की मैं बात करूँ तो भारत ने हमारे पड़ोसी देश नेपाल 90वें स्थान पे, मालदीव 104 स्थान पे, श्रीलंका 139 स्थान पे, बांग्लादेश देश 149 स्थान पे। सभी लोग पहले हैं। नॉर्वे प्रथम स्थान पे, जिसका स्कोर 92.31% है, सॉरी स्कोर है। नेक्स्ट है एस्टोनिया, दूसरे स्थान पर है। सबसे निचला स्थान इरिट्रिया है, जो 180वें स्थान पर है, ठीक है। तीसरे स्थान ध्यान रखिएगा नीदरलैंड, कुछ ही पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इन लोगों का स्कोर याद रखना कोई जरूरी नहीं है। बस दो पे है एस्टोनिया, 3 पे है नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया था? ऑप्शन है पेरिस, बी है जेनेवा, सी है न्यूयॉर्क और डी है आपका वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। देखिए दोस्त, ये बैठकें 21 से 26 अप्रैल 2025 तक विश्व बैंक समूह और IMF मुख्यालय भवनों में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन है सुमन बेरी, रघुराम राजन, सी ऑप्शन है एस महेंद्र देव और डी ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम। तो मैं बता दूं कि जून 2025 में अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए पूर्व में एक्सिस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्त, आपके ऑप्शन थे सुमन बेरी, रघुराम राजन, एस महेंद्र देव और डी ऑप्शन था अरविंद सुब्रमण्यम। तो मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए पूर्व में एक्सिस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था टाइगर ट्रंप वाला, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास 2025 में किस समुद्री तट पर आयोजित किया गया था? इससे पहले जो मैं पार्ट 2 जो वीडियो बनाया हूँ उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि टाइगर ट्रंप भारत और किस देश के बीच हुआ है, इसमें किस समुद्री तट पर हुआ है। तो इसके डिस्क्रिप्शन जो मैं बताया था उसमें बताया था आपको कि किस समुद्री तट पर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन था मुंबई तट, कोची तट, विशाखापत्तनम तट और चेन्नई तट। तो मैं बता दूं कि टाइगर ट्रंप भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाला एक त्रिसेवा युद्ध अभ्यास है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास है। ये 4था संस्करण है और ये 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि विशाखापत्तनम के पूर्वी तट, विशाखापत्तनम और काकीनाडा
ठीक है, इसके तट पर हुआ था। विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर काकीनाडा है और वहीं पर युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में है विशाखापट्टनम के पूर्व तट काकीनाडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया? देखो ऑप्शन था अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया। इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब के रियाद शहर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि हाल ही में भारत की पूर्णतया स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली कौन सी है जिसे भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया? तो देखिए दोस्त, आपका ऑप्शन थे त्रिनेत्र, इंटीग्रेटेड एयर कमांड, ऑप्शन सी था आकाश तीर और ऑप्शन डी था समर शील्ड। देखिए आकाश तीर भारत की पूर्णतः स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात भेल द्वारा बनाया गया है और भारतीय सेना के लिए ये विकसित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आया था 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित स्वीटी बोरा का संबंध किस खेल से है? तो अनीता घंघास, स्वीटी बोरा, ये मैं आपको जो पार्ट 1 का करंट अफेयर से 27 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक में हम डाले थे तो उसमें ये बताया गया है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था। तो स्वीटी बोरा ये मुक्केबाजी से है। ठीक है, किससे है? मुक्केबाजी से है। अमित पंघाल हो गया आपका, नीतू घंघास हो गया और स्वीटी बोरा हो गया, ये सब उस संबंधित है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंका है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, ऑप्शन है 90.18 मीटर, बी है 88.67 मीटर, सी है 85.29 मीटर। अब ऑप्शन देखे याद आ गया होगा आपको ना, ये वाला ऑप्शन देखे याद आ गया, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 85.29 मीटर। क्वेश्चन रिपीट किया है, पार्ट 2 के वीडियो में करवाया हूँ ये चीज। खैर, ओस्टावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भारत स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.29 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और इस थ्रो में उन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता। इस थ्रो के साथ उन्होंने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। यह प्रतिष्ठित एथलेटिक मीट चेक गणराज्य के ओस्टावा शहर में आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किया हुआ है। दोस्त मैं यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अगर आप जो अभी तक मेरा करंट अफेयर्स का 3 वीडियो आ गया है, तीनों को देख के जाइएगा ना, तो आपको कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन 20 में से आई थिंक 8-9 तो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक विवाह योजना के तहत कर्नाटक राज्य ने 50,000 की सहायता राशि किस समुदाय के लिए घोषित की गई है? देखिए दोस्त, कर्नाटक में सामूहिक विवाह योजनाओं के तहत 50,000 रुपये का प्रोत्साहन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति SC के दंपतियों को साधारण विवाहों के लिए या अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी के दंपतियों को सामूहिक विवाह के लिए दिया जाता है, जिसका उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और दहेज प्रथा को कम करना है। प्रत्येक योजना के लिए आय सीमा और विशिष्ट नियम निर्धारित हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितना पैसा दिया जा रहा है। आने वाले एग्जाम पूछ सकता है कि ये जो योजना है ये किस राज्य में चलाई गई है, तो राज्य का नाम पूछेगा तो कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च की गई? ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, सीसा। तो देखिए दोस्त, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम, फाइनेंस और सीसा के साथ सहयोग में लॉन्च की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। उद्देश्य इसका क्या है? तो वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते साइबर जोखिम का विश्लेषण करना और सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत करना। नेक्स्ट प्रश्न, और इसको तो प्रश्न देख लेते हैं, तो ठीक है वो हम लोग कर चुके हैं उसको। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल कितना राशि आवंटित की गई? दोस्त मैं बता दे रहा हूँ कि जिस
मंत्रालय को या जिस योजना के लिए जितनी राशि आवंटित की जा रही है, उससे क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं बजट से क्वेश्चन फिक्स हो रहा है। इसलिए अपने एग्जाम में बजट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पढ़ जाइएगा, पद्म जो पुरस्कार है उसको पढ़ जाइएगा, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, और जो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है उसको पढ़ जाइएगा, काफ़ी रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन से दोस्त, ठीक है। तो 2025 जो बजट पेश हुआ है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कुल कितना राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन है 16,628 करोड़, 20,000 करोड़, 28,508 करोड़, 38,663 करोड़। इसका राइट आंसर होगा बी बोले तो 20,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2025 में IIT हैदराबाद और जापान की कंपनी ने मिलकर किस दीर्घकालिक वायरलेस तकनीक को विकसित या परीक्षण किया है। तो ऑप्शन है वाईफाई 7 तकनीक, बियॉन्ड 5G और 6G वायरलेस तकनीक। ऑप्शन है ब्लूटूथ 6.0 और ऑप्शन डी है नैरो बैंड लॉट NB नॉट। तो देखिए दोस्त, मई 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान की कंपनी शार्प सेमीकंडक्टर इनोवेशन कॉरपोरेशन ने मिलकर बियॉन्ड 5G और 6G वायरलेस तकनीक का सफल परीक्षण किया। तो राइट आंसर हो जाएगा बियॉन्ड 5G एंड 6G वायरलेस तकनीक। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में प्रथम स्थान पर कौन देश रहा है। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बात करें तो देखिए दोस्त, ये हुआ है 13 से 21 सितंबर 2025 के मध्य IAAF विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का यह 20वां संस्करण हुआ है और टोक्यो जापान में यह संपन्न हुआ है। इस चैंपियनशिप में 198 राष्ट्रों के 2200 से अधिक एथलीट ने 39 स्पर्धाओं में भाग लिया। अमेरिका इस चैंपियनशिप में कुल 26 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जिसमें 16 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य जीता है। केन्या की बात करते 11 पदक, 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीते और वह पदक दूसरे स्थान पर रहा है। कनाडा तीसरे स्थान पर रहा है और इस चैंपियनशिप में भारत ने एक भी पदक हासिल नहीं किया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में इस चैंपियनशिप में भारत ने 19 सदस्यीय एथलीट दल भेजा था। इस दल में 14 पुरुष गए थे और 5 महिलाएं गए, जिन्होंने 15 विभिन्न पदक स्पर्धाओं में भाग लिया था। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सचिन यादव ने चौथा स्थान हासिल किया, हालांकि कोई पदक उन्हें नहीं मिला, 3 स्थान तक पदक मिलता है, बस उससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना वर्ष मनाया। देखिए, अगर स्थापना डे कोई भी मना रहा है उससे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 2025 में कौन सा स्थापना डे मनाया है। ऑप्शन है 159वां, 156वां, 150वां और 124वां। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां वर्ष समारोह मुख्य कार्यक्रम 15 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया था और IMD ने 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम लॉन्च किया। और किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 150वें स्थापना दिवस पर विश्व मौसम विज्ञान केंद्र ने कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो मिशन मौसम लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। बाप रे बाप, कितना बार पूछेगा, ये 4 को दिया गया। मनु भाकर शूटिंग में, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट में, पैरा ऊंची कूद में, और मैं बात करूं हॉकी में हरप्रीत सिंह को और डी गुकेश को शतरंज में। ठीक, 4 लोग को मिला है, ठीक है। चलिए, वही है ये मैं आपको बोल दिया हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता कोको गॉफ किस देश की है। देखिए, विजेता पूछ रहा है, जितने 4 ग्रैंड स्लैम हैं, ग्रैंड स्लैम के विजेता को पूछ रहा है
और उप विजेता को पूछ रहा है, और उसके बाद जो विजेता किस देश की है वो पूछ रहा है, और उप विजेता किस देश की है वो पूछ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो कोको गॉफ कहाँ की है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अमेरिका, और डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस आदिवासी कवयित्री को मिला है? ध्यान रखिएगा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एक कवयित्री को मिला है जो झारखंड की है, सबसे युवा है, और उसका जो किताब का नाम है, जो कविता का नाम है फिर उगना, उस कविता का नाम है। और उसको वो कौन सी कवयित्री है? जो एक आदिवासी कवयित्री है। तो ऑप्शन आया है आपके एग्जाम में, रोज केरकेट्टा, अनुज लुगुन, वंदना टेटे, डॉक्टर पार्वती। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पार्वती तिर्की। कृति है फिर उगना, कविता संग्रह है, और भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में था कि 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इनमें से कितने पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ये 27 नवंबर के दिन ये क्वेश्चन आया था, और ये 27 को भी आया था और 28 को भी आया था। काफ़ी अर्जुन पुरस्कार से लगातार क्वेश्चन 5 दिसंबर तक रिपीट होते रहे हैं। अब कुछ कम हुआ है। तो दोस्त मैं बता दूं कि 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, और 2 लोग को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है। इसमें से 17 खिलाड़ी जो पैरा एथलीट के थे, सबसे ज़्यादा 17 खिलाड़ी को, पैरा एथलीट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन है कि कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। मैं सब कुछ करा दिया हूँ मेरे दोस्त, मैं सब कुछ करा दिया हूँ, ऐसा नहीं है। जितने भी मेरे ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं उसके जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो आ रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स के, आप उसको करके जाइए। आपके 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएंगे। ऑप्शन 13, 15, 17, 19, राइट आंसर होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल सीन पुस्तक के सह लेखक कौन है? ऑप्शन है बॉब वुड्स एवं कॉल बर्नस्टीन। बी ऑप्शन था माइकल वोल्फ, स्टीव बैनन। ऑप्शन सी ऑप्शन था जैक टेपर और एलेक्स थॉम्सन। और डी ऑप्शन था पीटर बेकर और सुसान ग्लासर। तो दोस्त इसके मुख्य लेखक हैं जैक टेपर, लेकिन सह लेखक पूछा है तो एलेक्स थॉम्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा एलेक्स थॉम्सन। अगर सह लेखक पूछ लिया है तो आने वाले एग्जाम में मुख्य लेखक पूछेगा, जिसका नाम है जैक टेपर। अगला इसका विषय क्या है? तो ये इसकी पुस्तक बारे में जान लेते थोड़ा सा। तो यह पुस्तक राष्ट्रपति कौन? जो बाइडेन के पतन और उनके 2024 के चुनाव अभियान से जुड़ी बातें का विवरण देता है। अर्थात जो बाइडेन जो हार गए हैं वो क्यों हारे हैं, क्या कारण रहा है, वो इस पर लिखा हुआ है, और 2024 के चुनाव अभियान के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न की मैं बात करूं, 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो देखिए दोस्त, वर्ष 2025 में जारी रिपोर्टों के अनुसार तेलंगाना राज्य ने बाल श्रम के खिलाफ सबसे अधिक बचाव अभियान चलाए हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। इस कारण 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में तेलंगाना शीर्ष पर है। दोस्त अभी रिपोर्ट आ रही है, मतलब न्यूज आ रही है कि ग्रुप टी का जो 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक का पेपर जो होने वाला था उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, और सिर्फ 2 दिन के पेपर 8 और 9 जनवरी के पेपर होंगे। उसके बाद अगले फरवरी तक 2 फरवरी से पेपर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच जो पेपर होने वाला था उसको फरवरी में टाल दिया गया है, और सिर्फ जनवरी में 2 ही दिन पेपर होगा, 8 और 9। हो सकता है कि एक साथ सबको छुट्टी देने का प्लान बनाया हो लोग, या फिर हो सकता है, मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूँ, हालांकि हो सकता है इसी बीच में जो बीच का टाइमिंग है इसमें किसी और भी चीज़ का एग्जाम करवा ले। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ पता नहीं। खैर ये बुरी बात थोड़ा सा है कि जल्दी जनवरी में एग्जाम खत्म हो जाता ताकि आप फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करते, आपके ये माथा से ये हटता। अब फिर आपको फरवरी तक इस चीज़ के लिए प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्त एग्जाम के समय कितना प्रेशर होता है। आप थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम दे लेते हैं, आप अच्छा अटैम्प्ट कर लेते हैं, 90-92 अटैम्प्ट कर लेते हैं, बढ़िया
एक्यूरेसी के साथ, तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है और आप दूसरी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन फिर ये टेंशन आपको फरवरी तक रहने वाला है जिन दोस्तों का एग्जाम नहीं हुआ है। तो क्या कीजिएगा, रेलवे की मनमानी है, ओपन अनुसार करता है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है। दूसरी बात, जो सेक्शनल कंट्रोलर है रेलवे में, उसका डेट आ गया है आपका 10 तक, 2 फरवरी से लेकर के 10 तक जो पेपर होगा वो ग्रुप बी का पेपर होगा, और 11 और 12 को 2 दिन पेपर होगा सेक्शनल कंट्रोलर का। ठीक है। हो सकता है फिर उसके बाद एएलपी का डेट दे दे, टेक्नीशियन का डेट दे दे, अब लगातार पेपर होते रहेंगे। ठीक है। चलिए खैर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्त ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान। तो देखिए दोस्त, पेरिस फ्रांस में 10 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा एआई समिट 2025, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की है, और इसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी और मानवकृत एआई विकसित के लिए वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना है, और एआई समिट का यह तीसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने हाल ही में विदेशियों को फिर से जारी या प्रतिस्थापित नियंत्रित करने के लिए किस अधिनियम के माध्यम से कदम उठाया है? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन है विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1946, प्रवास और नागरिकता अधिनियम, सी ऑप्शन है पासपोर्ट अधिनियम 1920, और सी ऑप्शन है इमिग्रेशन एंड फॉरगनेस एक्ट 2025। तो देखिए दोस्त, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 पेश किया है, इसे लागू करवाया है, जिसने विदेशियों से संबंधित 4 पुराने कानून की जगह ली है। यह अधिनियम 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इस नए कानून को निम्नलिखित अधिनियमों को निरस्त कर दिया है। इस कानून ने निम्नलिखित पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया। कौन सा अधिनियम? पहला, पासपोर्ट्स भारत में प्रवेश का अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों अधिनियम 1946, अप्रवासन अधिनियम 2000। मुख्य प्रावधान, इसमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए दोस्त, यह कानून भारत के अव्रजन संबंधी कानूनों को एकीकृत और आधुनिक बनाता है। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 7 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवाह और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पहल है? तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, और आपका डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो देखिए दोस्त, प्रवाह और सारथी दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल पहल है। प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य आरबीआई को भेजे जाने वाले रेगुलरली आवेदन, अनुमति और स्वीकृति प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना है। और सारथी पोर्टल की मैं बात करूं तो आरबीआई कर्मचारियों के लिए डिजिटल लर्निंग, ज्ञान साझा करने और आंतरिक क्षमता निर्माण के लिए विकसित किया गया है। इन पहलों के लिए आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पहल के लिए आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रवाह और सारथी पोर्टल लॉन्च के लिए। अगला प्रश्न है, मई 2025 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपके ऑप्शन थे कानपुर, बनारस, झांसी और लखनऊ। तो देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया। इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस मिसाइलों का एकीकरण करना और परीक्षण करना है, जिन्हें दुनिया के सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। दोस्त, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्त, मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास सही
ऑथेंटिक चीज़ें पहुंच सके। मैं वो चीज़ें पे कभी वीडियो नहीं बनाता जो बेकार की चीज़ें हैं या आपके काम लायक चीज़ें नहीं हैं। मैं अपना व्यूज के लिए या फिर गलत थंबनेल लगा कुछ आपको बना के आपको वीडियो पर क्लिक करवा दिया, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। जो आपके ज़रूरी है वो मैं बनाता हूँ, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये करंट अफेयर्स 4 से 5 रिपीट कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, इसका जो PDF है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा और आपको PDF ये मिल जाएगा, ठीक है। हमारे शिक्षा साथी पर बड़ा कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्त। जब तक हम लोग कम सब्सक्राइबर में रहेंगे, हमारे वीडियो को थोड़ा पहचान नहीं मिलेगी, हमारे चैनल को थोड़ा पहचान नहीं मिलेगा, तो लोग हम पे कम ट्रस्ट करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये वीडियो और ये चैनल ट्रस्टेड है, ठीक है। खैर चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया? ऑप्शन है M राजीवन, बी है KJ रमेश, सी है श्री रामुल्लू और आपके डी ऑप्शन है मृत्युंजय महापात्रा। तो दोस्त, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पॉइंट नोट कीजिए कि सासाकावा पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है कि किससे मिला है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सासाकावा पुरस्कार कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय देता है, ठीक है। निप्पॉन फाउंडेशन के सहयोग से 1986 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार भारत के मौसम वैज्ञानिक और IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, विशेष रूप से चक्रवात पूर्व अनुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिया गया है। और इंडोनेशिया आपदा विशेषज्ञ संघ के डॉक्टर हरकुंती राहायु को भी यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? भारत पोल जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसका उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव। तो मैं आपको बता दूं कि भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह पोर्टल केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस को इंटरपोल से जुड़ी सेवाओं तक डिजिटल और तेज पहुंच प्रदान 16, 17 और 18 के डेट में जो 9 शिफ्ट का पेपर हम लोग इस PDF में देखेंगे। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्त, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, मत कहिए हर सीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपको बताते भी आया हूँ और देख भी लीजिए आप। पहला ऑप्शन है टेरेसा प्रेल्स, ऑप्शन बी है टोक्यो ओडा, सी है जियांग युआन और डी है मैट स्टेटजमैन। इसका राइट आंसर होगा सी, जियांग युआन। देखिए, चीन की पैरा स्विमर जियांग युआन को ये पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं कि जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किन किन क्षेत्रों में किनको मिला है, सभी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्त, विश्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की मैं बात करूं तो मोंडो डुप्लांटिस ये मेल हैं, और विश्व सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के है सिमोन बाइल्स। क्या है? सिमोन बाइल्स। और अगला है विश्व टीम ऑफ द ईयर मिला है वास्तविक मैड्रिड टीम को, और वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि लैमिन यामल को मिला है। साल की सबसे बड़ी वापसी रेबेका एंड्रेड को मिला है। विकलांग खिलाड़ी जो पैरा एथलीट है जियांग युआन को मिला है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है टीम टॉम पिडकॉप को मिला है। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड ये मिला है किक फॉर लाइफ। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड की बात करूं तो राफेल नडाल को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की मैं बात करूं
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करूं तो केली स्टेलर को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न आया था जिमेक्स अभ्यास में भारत की ओर से मुख्य रूप से किस जहाज ने भाग लिया। काफी ट्रेनिंग अभ्यास का क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ में किस देश के साथ हुआ, कहाँ हुआ, भारत के ओर से किसने भाग लिया। देखिए यहाँ पूछ रहे हैं किस जहाज ने भाग लिया, किस मंथ में हुआ, ये सारे पूछ रहे हैं। ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सहाद्री, आईएनएस कोलकाता और डी ऑप्शन है आईएनएस चेन्नई। तो मैं आपको बता दूं किसका राइट आंसर होगा आईएनएस सहाद्री। अब देखिए यहां देख लेते हैं ये युद्धाभ्यास जो हुआ है भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच हुआ है। कब हुआ है तो 16 से 18 अक्टूबर 2025 में हुआ है। और कहाँ की बात करते ये हुआ है जापान में, योयोसुका जापान के तट पर समुद्री क्षेत्र में हुआ, समुद्र तट पर हुआ है। संस्करण 2012 से शुरू हुआ। इस अभ्यास का 9वां संस्करण था। कुछ स्रोतों से जिमेक 2025 भी कहा जाता है, मतलब इसे जिमेक 2025 भी कहा जाता है। अच्छा, जापान की तरफ से शामिल जहाज कौन सा था तो जेएस आसाही एक विध्वंसक जहाज है, और जेएस ओमी सप्लाई शिप है, और एक पनडुब्बी जिसका नाम है जिंदयू। भारत की बात करें तो आईएनएस सहाद्री एक स्वदेशी रूप से निर्मित शिवालिक श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेड शामिल हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज राहत सामग्री के साथ रवाना हुआ था। मतलब मिशन ऑपरेशन जो चलाया गया था ये म्यांमार के लिए भारत चलाया था। मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया था वहां पे भूकंप आया था, तो किस जहाज से राहत सामग्री ले गई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्त। इस ऑपरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है और जहाज का नाम यहाँ पूछ लिया। ऑप्शन देख लीजिए आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री बी में था। ऑप्शन सी में था आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन डी में था आईएनएस शिवालिक। तो देखते हैं दोस्त, मार्च 2025 में भारत के भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना ने आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री नामक जहाजों को 29 मार्च 2025 को राहत सामग्री लेकर यागून जिसे म्यांमार में है के लिए रवाना किया। तो कौन सा आंसर होगा आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 समिट 2025 में एंटी करप्शन की अध्यक्षता किस देशों ने की थी। माने G20 समिट में जो एंटी करप्शन की अध्यक्षता किस देशों ने की थी। तो देखिए दोस्त, दक्षिण अफ्रीका की ओर से वर्ष 2025 की अध्यक्षता के लिए जो G20 समिट हुआ ना उसमें दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता किया है। इस ट्रोइका में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, राइट आंसर। अगला प्रश्न है जलीय जीव पानी में किस ऊतक की सहायता से तैर सकते हैं। ये साइंस का प्रश्न है, हम लोग करंट देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आया था कि जलीय जीव पानी में किस ऊतक की सहायता से तैरते हैं। ऑप्शन था उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो जलीय जीव पेशी ऊतक के सिकुड़ने और फैलने के कारण वो जल में तैरते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पैरा एथलीट ने अर्जुन अवार्ड 2025 जीता है। तो अर्जुन अवार्ड 2025 जीता ऑप्शन आया है दीप्ति शर्मा, मनु भाकर, हरप्रीत सिंह और ज्योति यायारजी। तो देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर होगा जीवन जी दीप्ति। जो पैरा एथलीट है वो जो दीप्ति शर्मा नहीं है, जीवन जी दीप्ति लंबी कूद खिलाड़ी है और पैरा स्पोर्ट्स से संबंध रखती है। अगर मैं बात करूं तो जिन जिन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है हम यहां देख लेते हैं। देखिए दोस्त, एथलीट में ज्योति यारजी को मिला है ट्रैक एंड फील्ड में, अनु रानी भाला फेंक में, राकेश कुमार पैरा एथलीट ऊंची कूद में, प्रीति लाल पैरा एथलीट्स हैं स्प्रिट पैरा स्पोर्ट्स में, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक लंबी कूद पैरा स्पोर्ट्स में, अजीत सिंह पैरा एथलीट ऊंची कूद में मिला है, इनको मिला है, सचिन सरजेराव खिलाड़ी हैं पैरा एथलीट के, इनको मिला है, धर्मवीर पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं स्प्रिट खिलाड़ी हैं, प्रवण सुरमा पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं स्प्रिट खिलाड़ी हैं, एच होकाटो सेमा पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं
मुक्केबाजी की बात करें तो मुक्केबाजी में 2 लोग को मिला है, नीतू घंघास और स्वीटी बोरा को। महिला मतलब फाइटिंग में मुक्केबाजी में इनको मिला है, ठीक है। शतरंज में वर्तिका अग्रवाल को मिला है। कुल मिला के 32 लोग को अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है दोस्त, उसी को हम लोग देख रहे हैं। हॉकी की बात करें तो सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय और जर्मनप्रीत सिंह, ये हरमनप्रीत सिंह है, सुखजीत सिंह नहीं, ये जारमनप्रीत सिंह ही है, जारमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, इन लोगों को हॉकी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो राकेश कुमार, ये हो गया है अभी हम लोग किए इसमें। शूटिंग की बात करें, शूटिंग की तो शूटिंग, एक सेकंड, ये हुआ है नहीं, और भी कुछ लोग हैं पैरा एथलीट्स में। रुबीना फ्रांसिस है, मोना अग्रवाल है, कपिल परमार है, मनीषा रामदास है, नित्या सिंह, सुमिति शिवन है, थुलासिम थी मुरुगेसस है, नितेश कुमार है और राकेश कुमार है। देखिए दोस्त, ये जितने भी लोग हैं इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, कुल 32 लोग को मिला है। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल शिक्षा साथी पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से पीडीएफ लोड कर लीजिएगा और ये सारे नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए ये देख लेना है कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है बस। और कुछ मुख्य मुख्य खिलाड़ी जैसे शूटिंग में जिनको मिला है, फुटबॉल में जिनको मिला है, देखिए एथलीट में तो 17 लोग को मिला है, ठीक है, तो नाम काफी ज्यादा है, लेकिन देख लीजिएगा ताकि किनको मिला है ये पता चल जाए। अब देखिए शूटिंग में सिंपल सुरेश कुशाले को मिला है, सरबजोत सिंह को मिला है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिला है और इनको पुरुष की 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन में मिला है। स्क्वैश में अभय सिंह को मिला है, पुरुष एक अलग खिताब जीते हैं ये। और तैराकी में साजन प्रकाश को मिला है, बटरफ्लाई में है। कुश्ती में अमन सहरावत को मिला है, जो पुरुषों के फ्री स्टाइल के लिए इन्हें मिला है। तो कुल इतने लोग को अर्जुन पुरस्कार मिला है, कितने, 32 लोग को। और दो लोग को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन है वो। तो 2 लोग हैं, मुरलीकांत पेटकर पैरा तैराकी और सुच्चा सिंह एथलीट, इन 2 लोग को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम में मिला है। और नॉर्मल में कितने लोग को मिला है, 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में भारत के लोकपाल एक नया आदर्श वाक्य क्या अपनाया है। लोकपाल से काफी प्रश्न पूछे, क्वेश्चन रिपीटेड है कि लोकपाल जो हैं, लोकपाल संस्था है, उसके लिए जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है 2025 में। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सत्य ही सेवा, ऑप्शन सी है नारियों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें, और ऑप्शन डी है जनता के लिए न्याय। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा, देखिए पुराना आदर्श वाक्य है माँ गृध किस द्विध, किसी के धन के लिए लालची मत बनो, ये वाक्य है। और नया वाक्य की बात करें तो ये अपनाया गया है 2025 में, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, ये नया ध्येय वाक्य है जो 2025 में अपनाया गया है, ठीक है। और पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत भारत के लोकपाल संस्था की स्थापना हुई। देखिए लोकपाल की स्थापना हुई थी 16 जनवरी, जो लोकपाल संस्था है 16 जनवरी 2014 को, और विधेयक था, अधिनियम था 2013 का, और 2025 में 16 तारीख को लोकपाल दिवस मनाया गया है। और इसी दिवस के अवसर पर जो है एक थीम अपनाया गया है, जिस थीम का नाम है नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे। और पुराना थीम की बात करें तो पुराना थीम है माँ गृध कस द्विध, मतलब किसी के धन के लिए लालची मत बनो, ये पुराना है। नया कौन है? ये है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, अगस्त 2025 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शैक्षणिक अनुसंधान एवं सैन्य आवश्यकताओं के बीच सेतु बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन है प्रोजेक्ट संभव, अग्नि शोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ, ऑप्शन सी है रक्षा नवाचार एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, और ऑप्शन डी है भारत सैन्य तकनीक इंक्यूबेशन हब। तो देखिए दोस्त, भारतीय सेना ने अगस्त 2025 में आईआईटी मद्रास में अग्नि शोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है। इस सुविधा का उद्देश्य अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए सैन्य आवश्यकताओं को उन्नत शैक्षणिक अनुसंधान के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करूं तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन
किस स्थान पर हुआ है? तो दोस्त खेलो इंडिया पैरा गेम्स किस स्थान पे हुए हैं? तो देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। यह आयोजन 3 प्रमुख खेल स्थानों पर हुआ। पहला है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, दूसरा है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, तीसरा है कर्णी सिंह शूटिंग रेंज। अगला प्रश्न है भारत में नए कर व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से वार्षिक कितनी आय तक कोई आयकर नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा? ऑप्शन है 7 लाख, बी ऑप्शन है 10 लाख, सी है 12 लाख और डी है 15 लाख। तो देखिए दोस्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू नई कर व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने कर छूट की सीमा बढ़ा दी है। इसके अनुसार 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का नया और 58वां बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी बाघ अभयारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ अभयारण्य। तो देखिए दोस्त, 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां बाघ अभयारण्य के रूप में मान्यता मिला है। अगर मैं बात करूं तो हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो सिमलीपाल के टाइगर रिजर्व उड़ीसा वाला, और 58वां बाघ अभयारण्य बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का है। राइट आंसर का हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है जून 2025 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी कोक्सबर्ग के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो देखिए दोस्त, नॉर्वे की कंपनी, किसकी? नॉर्वे की कंपनी कोक्सबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत कोलकाता गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड नॉर्वेजियन फर्म के साथ मिलकर एक पोत का निर्माण करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के लिए पहला पूरी तरीके से स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाना, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक में भारत के अनुसंधान मिशनों जैसे भारतीय मैत्री हिमाद्री का समर्थन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में भारत में लगभग 18,000 गांवों को किस योजना के तहत विद्युत से प्रकाशमान किया गया है? तो ऑप्शन है सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सी है प्रधानमंत्री जनमन योजना, और डी आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो देखिए दोस्त, तो 2025 में भारत के लगभग 18,000 गांवों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत से प्रकाशमान किया गया है। अगला प्रश्न में बात करूं, 2025 में शतरंज के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? दोस्त, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। ये मेरा तीसरा वीडियो है ना, तीसरा वीडियो में करीब मुश्किल से ये 4-5 घंटे का वीडियो बना होगा 3 पार्ट में, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में शतरंज किससे मिला है? आप जान रहे हैं डी गुकेश को मिला है। ऑप्शन देख लेते हैं, आर प्रज्ञानंद, बी निहाल सरीन, ऑप्शन है डी गुकेश, यही आपका राइट आंसर होगा। मैं इसे बार बार रिपीट करा दे रहा हूँ। मनु भाकर को शूटिंग के लिए मिला है क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। डी गुकेश को शतरंज के लिए मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, 20 चैंपियनशिप खिताब जीते थे। और हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के क्षेत्र में है, ये पेरिस ओलंपिक में टीम को कांस्य पदक दिलाई थी इसलिए मिला है, और कप्तान थी ये। और प्रवीण कुमार को भी मिला है, जो पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, हाई जंपर है, पेरिस ओलंपिक में पदक जीते थे, इसलिए इन चारों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान क्या है? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन है 6.0%, 6.5%, 6.8% और 7.3%। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर
5% रखा है। 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। आपका क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके आने वाले समय में एग्जाम है तो दोस्त प्रीवियस बोले तो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के ना, उसमें जितना भी करंट आ रहा है मैंने करा रखा है। मैं इससे पहले 27 नवंबर से लेकर के आज हम लोग 16 दिसंबर कर रहे हैं ना, 16 दिसंबर 17 दिसंबर 18 दिसंबर सब कर रहे हैं, तो 27 नवंबर तक अभी तक का मैंने वीडियो बना रखा है। आप जाइए मेरे चैनल पर और वहाँ वीडियो सर्च कीजिए, वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सारा करंट अफेयर्स रिपीट कर रहा है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का है, इसलिए आप देख लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करेंगे 7 से 8। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जून 2025 में युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन है राष्ट्रीय जूनियर शतरंज लीग, बी है शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वाजीफा योजना, और सी है बच्चों के लिए कोचिंग और स्कॉलरशिप योजना, और डी है शतरंज उपकरण सहायता कार्यक्रम। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत अंडर 7 से अंडर 19 तक के युवा खिलाड़ियों को 60,000 से 1.5 लाख तक की त्रैमासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्त आपका ऑप्शन है नादिया कोमानेची, बी है कार्टी क्वेंटी, सी है फातिमा विटब्रेड, डी है सेरेना विलियम्स। तो देखिए दोस्त, किर्सी क्वेंटी बनी है जो जिम्बाब्वे की एक पूर्व तैराक और सफल ओलंपियन है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्टी क्वेंटी। चुनाव इनका हुआ था मार्च 2025 में। 144वीं IOC सत्र की अध्यक्ष चुनी गई है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में WTA 1000 किताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्या सबलेंका, कोको गॉफ, मीरा एंड्रीवा, और डी है जेमी स्मिथ। तो देख लेते हैं दोस्त, 22 फरवरी 2025 को दुबई डर्टी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में मीरा एंड्रीवा ने WTA 1000 किताब जीतकर सबसे कम उम्र में जीता है इन्होंने, और इतिहास रच दिया है। क्या आंसर होगा? मीरा एंड्रीवा। इन्होंने फाइनल में क्लारा टॉसन, ध्यान रखिएगा हारे हुए का नाम पूछ रहा है, क्लारा टॉसन को हराया, यह किताब जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्त देखिए, अगर आपने 20 करंट में से अगर 13 से 14 करंट मार देते हैं, और ये मारा जाएगा, अगर आप पीछे का जितना मेरा करंट अफेयर्स वीडियो देख के आ रहे हैं दोस्त, तो 7 से 8 करंट तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कुछ करंट ऐसे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि मैं सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छूट भी जा रहे हैं दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैं 20 से 20 मिल जा रहा है हमको, लेकिन ये है कि हर शिफ्ट से 14-15 करंट मिल जा रहे हैं। अगर आप 12-13 करंट मार लेते हैं, या फिर अगर औसतन 10 से लेकर 15 के बीच करंट मार देते हैं, साइंस में कोई दम है नहीं। साइंस 25 में आप 20 आराम से बनाइएगा, तो आप 85 से 90 प्लस अटैम्प्ट कर लीजिएगा। और ये अगर इतना अटैम्प्ट कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग में दम है नहीं, क्योंकि देखिए मैथ और जो रीजनिंग है, मैथ में 1 या 2 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो टफ आ रहे हैं, रीजनिंग काफ़ी लो है। तो आप जो है आराम से 90 के करीब में अटैम्प्ट कर लीजिएगा, 90 प्लस के करीब में अटैम्प्ट कर लीजिएगा। जब अटैम्प्ट कर लीजिएगा, तो अगर आपका गलती कम रहता है, 10 या 10 से नीचे रहता है, तो 100% आपका मेरिट बन जाएगा। इसलिए आप करंट पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान AI-171 किस देश के लिए उड़ान भर रहा था? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK, डी है कनाडा। दोस्त मैं आपको बता दूं कि दुर्लभ दुर्घटना में विमान एयर इंडिया, एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 171 अहमदाबाद से टेक ऑफ कर लंदन गैटविक यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भर रहा था, जब वो टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंसर होगा UK। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्त यह समिट 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस के ग्रांड पैलेस में आयोजित हुआ है। पेरिस फ्रांस में है। इसकी संयुक्त अध्यक्षता फ्रांस, जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक किस पंचायत ने जीता? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन था पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत, पलसाना ग्राम पंचायत, सी ऑप्शन था रोहिणी ग्राम पंचायत और डी ऑप्शन था सुआकाटी ग्राम पंचायत। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पुरस्कार धुले महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने जीता। कैसे का होगा? महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने जीता। इस पंचायत ने डिजिटल सेवा वितरण और नागरिक केंद्रित पहल में उत्कृष्टता दिखाई, जिसके कारण इसे यह उच्च सम्मान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट किस, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2025 में किसने शहर या जिला का मूल्यांकन किया गया? कितने शहर या जिला का मूल्यांकन किया गया? ऑप्शन है 100, 110, ऑप्शन सी है 120 और डी है 130। इसका राइट आंसर हो जाएगा 130। अगला प्रश्न है, स्मृति मांधाना ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए हैं? तो किस वर्ष की बात है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 और 2025। तो देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 2025 को। और किसके खिलाफ मारी है? तो आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में इन्होंने पूरा किया है और ये मैच हो रहा था राजकोट में। रिकॉर्ड 95 पारियों में 4000 रन पूरे किए, जो कि मिताली राज के 17 पारियां कम है। मतलब मिताली राज से 17 पारी कम में ही 4000 रन ये पूरा कर दी। एक बात मैं बता दूं कि दोस्त, ये पीडीएफ एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार पीडीएफ जो है रीड कर लीजिएगा जल्दी से, और आप जो है पीडीएफ देख चल लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। आप पेपर में बैठिएगा ना, तो आपको डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट 7 से 8 करंट बन जाएंगे। इस कारण से आप लापरवाही मत कीजिएगा। इस पीडीएफ और एक बार वीडियो को 1.5 गुना पर आप देख सकते हैं और देख करके चले जाइएगा, ठीक है। बहुत आपको फायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो से आप 7 से 8 करंट मार दे रहे हैं तो हमारा ये मेहनत जो है सफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ, मतलब स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो ऑप्शन था 25वीं वर्षगांठ, 40वीं वर्षगांठ, ऑप्शन सी था 85वीं वर्षगांठ और डी था 60वीं वर्षगांठ। तो देखिए दोस्त, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1995 को प्रक्षेपित किया गया, 75 को प्रक्षेपित किया गया, इसलिए 1975 से 2025 तक 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण का स्वर्ण जयंती मनाया गया। अगला प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आया था, फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अमार्डो कुलाको, ऑप्शन बी है वांगचुक भूटिया, ऑप्शन सी है स्टीफेंस कॉन्स्टेंटाइन और ऑप्शन डी है आर.एम. विजयन। तो दोस्त, इसका आंसर होगा अरमांडो कोलाको। राइट आंसर होगा अरमांडो कोलाको। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला नगर निगम कौन बना है जिसने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो दोस्त, ऑप्शन है गाजियाबाद नगर निगम, ऑप्शन बी है इंदौर नगर निगम, सी है पुणे नगर निगम और डी है सूरत नगर निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजिया नगर निगम। यह परियोजना पीपीपी हम मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? पीपीपी हम मॉडल। इसका थोड़ा देख सकते हैं, पीपीपी हम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एनोटी मॉडल। मान्यता, इस पहल के लिए गाजियाबाद को 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका उपचारित जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका उपचारित जल पुरस्कार किस नगर निगम मिला है? तो गाजियाबाद नगर निगम को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या घोषित की गई है? ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और आपका ऑप्शन है डी है 7 लाख। तो देखिए दोस्त, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ये भी क्वेश्चन दोस्त रिपीटेड है,
ठीक है, मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, आप इसे करके जाइएगा, बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किसने किसके पास से सस्ता तेल खरीदने के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाई। सबको जानता है कि किससे, अर्थात किस देश से सस्ता तेल भारत खरीदने के कारण 50% ट्रंप का टैरिफ झेल रहा है, तो रूसी तेल। ठीक है, ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की सजा पर भारत को 50% टैरिफ लगाए हैं। अगला प्रश्न है 2025 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया है। मतलब आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी है नई दिल्ली, सी है आपका भोपाल और डी है मुंबई। तो देखिए दोस्त, वर्ष 2025 में यह सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। क्वेश्चन है 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ऑप्शन था यूसुफ पठान, शेन वाटसन, ऑप्शन सी था कुणाल पांड्या और ऑप्शन डी था रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल पांड्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है HSBC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और डी है ICICI बैंक। तो देखिए दोस्त, HSBC बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो गांधीनगर के पास स्थित है में अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर होगा HSBC। नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में महाराष्ट्र के कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है। दोस्त, पद्म पुरस्कार जो 139 लोगों को मिला है, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी आप करके जाइएगा। तो ऑप्शन दिया था कपूर, प्रसून जोशी, अनुपम खेर और संजय लीला भंसारी। तो मैं बता दूं कि पुरस्कार पंकज उधास जिसे मरणोपरांत और शेख कपूर को दिया गया है पद्म भूषण, और ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के हैं। ऑप्शन है शेखर कपूर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए शेखर कपूर। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के संरक्षण, मतलब कितनी बिल्ली के प्रजाति के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो दोस्त मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। दोस्त, किसी कहना है कि क्वेश्चन आया था किन देश को शामिल किया गया, और किसी का कहना था कि कितनी बिल्लियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। तो आप दोनों देख लीजिए कि अगर देश पूछेगा कि 2025 में कौन सा देश इस संस्था से मतलब इस संस्था का सदस्य बना, तो होगा नेपाल। ठीक है, और कितनी प्रजाति के लिए, तो 7 प्रजाति के लिए बिल्ली की प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता। तो देखिए दोस्त, केन्या के बेनार्ड विवोट ने अपना नया एवं व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया है पेरिस मैराथन 2025 में। जो कि महिलाओं की स्पर्धा बात करें तो इथियोपिया के वेदातु हिरपा इसमें विजयी हुई है। किसमें? पेरिस मैराथन 2025 में। अच्छा, पेरिस मैराथन 2025 की बात करूं, जिसे श्राइडर इलेक्ट्रिक पेरिस मैराथन भी कहा जाता है। क्या? श्राइडर इलेक्ट्रिक पेरिस मैराथन। रविवार के दिन इसका आयोजन हुआ था, 13 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो देखिए दोस्त, आपके ऑप्शन आए थे जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। देश भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास है वो किया गया। इसका संस्करण बात करें तो इसका संस्करण 14वां था, और स्थान की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में हुआ था, और जुलाई 2025 में
शुरू हुआ था और अगस्त में खत्म हो गया था। अच्छा, प्रतिभागी की बात करें तो भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट भाग ली थी और सिंगापुर की 42 सिंगापुर आर्मड रेजिमेंट इसमें भाग ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की? ये क्वेश्चन साइंस का है, हालांकि हम लोग करंट का इसमें देख रहे हैं, पूरा करंट का, तो इसमें साइंस का देख लेते हैं। जब ऑप्शन में आ गया तो ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो गैलीली, और डी ऑप्शन है क्लर्क मैक्सवेल। तो वर्ण विक्षेपण जो है इसकी खोज किया था आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों को मिलाकर बना होता है, ये बात कहा था। अच्छा, उन्होंने प्रिज्म का प्रयोग करके दिखाया था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा MAB मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है? ऑप्शन है नीलगिरी बायो रिजर्व बायोस्फीयर, शीत मरुस्थल बायो रिजर्व, सी था सदर नबन बायोस्फीयर रिजर्व, और डी है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं शीत मरुस्थल बायो रिजर्व, को यूनेस्को के MAB मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, 2025 में किस शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, और डी है कानपुर। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में 11,000 से भी अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया है? देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन खो खो से आ गया। मैं आपको बोला था कि खो खो विश्व कप अगर मैन की बात करें और वुमेन की बात करें, दोनों में इंडिया जीता है और दोनों में नेपाल हारा है। ठीक है, तो कह रहा है कि नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो देख लेते हैं, विश्व कप खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने नेपाल की टीम को हराया। मैन हो या वुमेन हो, दोनों में नेपाल ही हारा है, और ध्यान रहिए पहली बार हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा एवं उद्योग क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? ऑप्शन है भारत, ईरान, चाइना, तुर्की। तो देखिए दोस्त, जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने मॉस्को में 20 वर्षीय व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो रक्षा सहयोग, उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को गहरा बनाया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। नेक्स्ट प्रश्न और थोड़ा और देख लेते हैं, भारत के साथ रेउल समझौता फरवरी 2025 में हुआ था, न कि जनवरी में। मतलब अगर पूछा है जनवरी में रूस के साथ कौन समझौता किया है, अगर पूछता फरवरी तो भारत आंसर हो जाता, पूछा है क्या चीज जनवरी में, तो उसका आंसर ईरान होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार ने किस योजना का बजट कम किया है? अर्थात किस योजना का बजट 2025 है उसमें घटा दिया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उस्ताद योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना और आयुष्मान भारत योजना। तो देखिए दोस्त, उस्ताद योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत पारंपरिक कला और हस्तशिल्प में कौशल विकास के लिए है, लेकिन संघ बजट 2024-25 में इसका प्रावधान शून्य कर दिया गया, जो पहले इसके लिए करोड़ों रुपए आवंटित होते थे। लेकिन अब ये 2025-26 होगा, लेकिन अब नैल मंजिल, उस्ताद जैसी योजनाओं को पूरी तरीके से बंद या बजट कटौती के कारण समाप्त कर दिया गया। यह कटौती अल्पसंख्यक विकास योजनाओं पर केंद्रित रही है, जबकि अन्य प्रमुख योजनाओं का बजट अपरिवर्तित रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्त, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहले एशियाई खेलों 1991 में हुआ था, भारत की रैंक क्या थी? आपका ऑप्शन है
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ऑप्शन है चतुर्थ डी में। तो देखिए दोस्त, जो प्रथम एशियाई खेल हुआ 1951 में हुआ था, भारत का पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारत रहा है, जापान पहले स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 51 पदक, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य जीते थे, ठीक है। और 2023 के एशियन गेम चाइना के हांगहो शहर में आयोजित किया गया है। यह 19वें संस्करण था और भारत ने कुल 107 पदक जीता था, जिसमें 28 स्वर्ण जीता था, के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अगला क्वेश्चन और थोड़ा देख लेते हैं। 2026 में एशियाई खेल जापान के एची प्रांत और नागोया प्रांत में आयोजित किए जाएंगे, जो 19 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर 2026 तक होंगे। अर्थात 2026 से जो एशियाई खेल है वो जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में। जापान के 2 शहर में कौन कौन? एंची प्रांत और नागोया प्रांत में होगा। अगर हम बात करें तो प्रमुख मेजबान देश और शहर की बात करें तो थाईलैंड जो है ये एशियाई खेल में 96 में मेजबानी किया है, 70 में किया है, 1978 में किया है, 1998 में किया है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यही देखना है। भारत कब किया है वो ध्यान लीजिएगा। भारत जो एशियाई खेल का जो मेजबानी किया है ना, ये 2 बार किया है। एक 1951 में किया है और दूसरी बार 1982 में किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक के साथ अपने उच्चतम पदक, ये हिंदी एक्स्ट्रा हो गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की, माने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को कितना पदक जीता। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है 4, 6, 7 और 10। तो मैं बता दूं कि भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी उच्चतम पदक संख्या 7 पदक के साथ 2021 टोक्यो ओलंपिक में वास्तव में 21 में आयोजित किया गया था, ये प्राप्त हुई। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य है। यही 100 पदक भाला फेंक में आया था। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक भारत जीता था, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य थे। देखिए भारत ने हॉकी में अब तक कुल 13 पदक जीत लिया है, ठीक है। स्वर्ण पदक 8 जीता है। मतलब हॉकी में, ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक में हॉकी में भारत कुल 13 ओलंपिक पदक जीता है। इसमें स्वर्ण जीता है 8 गो। 1928 में जीता, 32 में जीता, 36 में जीता, 1948 में जीता, 1952 में जीता, 1956 में जीता, 1964 में जीता और 1980 में जीता। रजत पदक की बात करें तो दोस्त, रजत पदक जीता है 1960 में सिर्फ 1, और कांस्य पदक 1959 में, 1972 में, 2020 में, 2024 के पेरिस ओलंपिक में। और 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत कुल 7 पदक जीता है और टोक्यो ओलंपिक में 6 पदक जीता था, ठीक है। और इसी में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 1 स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे। मतलब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया 2025 में, तो उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे। अब मतलब सीधा पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, ठीक है। आनंदीबेन पटेल, फागू चौहान, राम नाईक और डी है सरोजिनी नायडू। तो ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो सही नहीं होगा। फागू चौहान बिहार के हैं। खैर, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में जो 24 से 26 जनवरी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम मनाया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। आदित्यनाथ के साथ मिलकर उन्होंने उद्घाटन किया और 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। कितने लोगों को? 6 लोगों को। कार्यक्रम का थीम था विकास और विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश थी, ये उसका थीम था, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनियां भी हुई, पुरस्कार वितरण भी हुआ और विकास पर चर्चा भी हुई। सभी 75 जिलों में समानांतर आयोजन हुआ। कितने जिलों में? 75 जिलों में, ठीक है दोस्त। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। ये हम लोग का 18 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स, 14 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक का हम लोग करंट अफेयर्स इस वीडियो में देख लिए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 4 जो इसको आने वाला है दोस्त, इसका पार्ट 4 वीडियो 19 दिसंबर से लेकर के अब तक में जितने भी पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, सारे शिफ्टों के करंट अफेयर्स हम लोग लेकर के आने वाले हैं। चलिए अब हमको दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।